गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर मैंने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की बात की थी और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। मैंने आपको लास्ट बताया था एग्जामिनर अगर हमसे एक फोटोन की ऊर्जा पूछे तो E बराबर hν या E बराबर hc अपॉन लैम्डा, और यदि n फोटोन की ऊर्जा पूछता है तो हमारे फॉर्मूले को हमें n से मल्टीप्लाई करना है। फाइनली मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, जो बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था कि जो क्वांटम थ्योरी है मैक्स प्लांक की है, वो कहता है कि ऊर्जा के बंडल क्वांटा या क्या कहलाते हैं, फोटॉन्स कहलाते हैं। फिर भी मैक्स प्लांक के बेसिस के ऊपर मैंने फाइनली आपको कहा था कि इस पर 2-3 तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं। उसी में मैंने एक न्यूमेरिकल आपको बताया था। अगर आपसे कई बार ऐसा पूछा जाता है कि 2 फोटोन की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करें, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था E1 अपॉन E2, फाइनली निकल के आता है E1 अपॉन E2 बराबर किसके, लैम्डा 2 अपॉन क्या, लैम्डा 1 के। इस फॉर्मूले बेसिस के ऊपर मैंने आपसे कहा था एग्जामिनर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नीट में 2 तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए ACF के अंदर भी ये बनता है कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाए। नीट में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि यदि 2 फोटोन हैं और उनकी तरंगदैर्घ्य क्रम से 2000 व 4000 एंगस्ट्रॉम है तो उनकी ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। लास्ट एक बार नीट 2011 में इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया, और वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया देखें। 2 विकिरण हैं जिनकी ऊर्जाएं क्रम से E1 व E2 है और ऊर्जाओं का मान 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उनकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 व लैम्डा 2 क्रम से ज्ञात करें। ध्यान रखें एग्जामिनर इसी क्वेश्चंस को 2 तरीके से पूछा। एक बार एग्जामिनर ने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का मान देकर E1 अपॉन E2 पूछा, और दूसरी बार जब एग्जाम हुआ तो E1 अपॉन E2 का मान देकर आपसे लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 पूछा। नीट 2011 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें जस्ट उल्टा कर दिया गया। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि लैम्डा 1 व लैम्डा 2 के मान बताएं, और आपको क्रम से E1 और E2 दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो E1 का मान है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 का मान है हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 का मान हमारे पास 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 का मान हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्वेश्चन में लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 का अनुपात पूछा गया है। तो सीधी सी बात 1/2, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लैम्डा 1 होगा वो किसके बराबर होगा, लैम्डा 1 बराबर किसके होगा, 2 लैम्डा 2। तो जो 4 ऑप्शंस थे उनमें से एक ऑप्शंस ये था लैम्डा 1 बराबर किसके होगा, 2 लैम्डा 2 के होगा, और यही हमारा क्वेश्चंस क्या रहा, सही रहा। तो ध्यान रखें लास्ट हमने मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा। एक बार फाइनली वापस बता देता हूँ। मैक्स प्लांक यही कहता है कि किसी स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। उन ऊर्जा के बंडलों को हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। फाइनली हमने फॉर्मूले निकाले, E बराबर hν, E बराबर hc अपॉन लैम्डा, और ज़्यादातर एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चंस देता है कि आपसे 2 फोटोन की ऊर्जाओं का अनुपात पूछता है, उनकी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है। एक बार इसको जस्ट उल्टा कर दिया गया, आपसे E1 और E2 देकर आपसे लैम्डा 2 और लैम्डा 1 का मान आपसे पूछ लिया गया। नेक्स्ट अगली क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बाद अगला आपके कोर्स के अंदर हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। सबने सुना होगा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति है, और तरंगीय प्रकृति होने के कारण स्थिति व संवेग दोनों को एक साथ हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर स्थिति अगर आप सही निकाल रहे हैं तो संवेग में त्रुटि आ जाएगी, और संवेग अगर सही निकाला जा रहा है तो स्थिति में त्रुटि आ जाएगी। दोनों को एक साथ, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ एक्यूरेसी से एक ही समय में ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक चीज अगर सही निकलेगी तो दूसरे में त्रुटि आएगी, और दूसरी चीज सही निकलेगी तो पहली वाली चीज में त्रुटि आएगी। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के ऊपर किस किस तरीके से देखें एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हाइजेनबर्ग के अनुसार हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, तो सबने पढ़ा होगा फॉर्मूला डेल x मल्टीप्लाई डेल p किसके बराबर या ग्रेटर होता है, h/4π के। देखें ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। एग्जामिनर इस पर जो पहला क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है वो यही बनाता है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन डेल x मल्टीप्लाई डेल p ग्रेटर या इक्वल h/4π के। ये वाला ऑप्शन नीट में आया था, डेल ई मल्टीप्लाई डेल टी
ग्रेटर या बराबर h/4 के, और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। तो ऐसा ना करें, जल्दीबाजी में हम इस आंसर को सही कर देंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में यही रहता है कि डेल x मल्टीप्लाई डेल p इन दोनों का गुणनफल h/4 के बराबर होता है। अब देखें हाइजेनबर्ग ये कहता है, आपको पता है अगर स्थिति में त्रुटि और संवेग में त्रुटि, हाइजेनबर्ग ये कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की तरंगी प्रकृति होने के कारण स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ सही रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। अगर स्थिति में त्रुटि नहीं आ रही तो संवेग में त्रुटि आएगी, और संवेग में अगर त्रुटि नहीं आ रही तो किस में त्रुटि आएगी? स्थिति में त्रुटि आएगी। यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। अगर मैं इसको यहां ले जाऊं, डेल x मल्टीप्लाई डेल p इक्वल या ग्रेटर किसके बराबर होता है? h/4 तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार डेल x मल्टीप्लाई डेल p बराबर या ग्रेटर किसके? h/4। डेल x स्थिति में अनिश्चितता है, डेल p संवेग में अनिश्चितता है, h प्लांक नियतांक है 4 और पाई आप जानते हैं 3.14। जनरली हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के ऊपर एग्जामिनर 3 तरीके से क्वेश्चन बनाता है। पहला क्वेश्चन तो ये होता है हाइजेनबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही है? तो आप कहेंगे डेल x मल्टीप्लाई डेल p ग्रेटर या बराबर h/4 के, ये फॉर्मूला भी सही है। और ये जो दूसरा फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है डेल e मल्टीप्लाई डेल t ग्रेटर या बराबर h/4 के, ये फॉर्मूला भी सही है। बस फर्क यहाँ है, यहाँ डेल e एनर्जी है। देखें ये फॉर्मूला इसने कैसे निकाला। अब आप सबको पता है डेल x मल्टीप्लाई डेल p बराबर होता है h/4 के। इस संवेग को ऐसे लिखा जा सकता है, आपको पता है p बराबर होता है mv ग्रेटर या बराबर h/4 के। सबने पढ़ा होगा कि जो त्वरण होता है, त्वरण वो क्या है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। अब इसने यहां पर इस v की जगह क्या लिख दिया? a × t। तो डेल x मल्टीप्लाई m, a की जगह क्या लिख दिया गया है? a की जगह v की जगह लिख दिया गया है a × t ग्रेटर या बराबर h/4 के। अब आप सबने सुना होगा फॉर्मूला f बराबर होता है m। तो डेल x मल्टीप्लाई f × t ग्रेटर या इक्वल h/4 के। और पढ़ा होगा f × d वर्क होता है, एनर्जी होता है। तो डेल E × डेल t ग्रेटर या बराबर h/4 के। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार डेल x मल्टीप्लाई डेल p ग्रेटर या बराबर h/4 के, और डेल E मल्टीप्लाई डेल t ग्रेटर या बराबर h/4 के। इसीलिए आंसर क्या आ गया? उपरोक्त दोनों। आरपीएससी ने जब भी इस क्वेश्चन को पूछा तो इसी तरीके से पूछा, हाइजेनबर्ग के अनुसार अनिश्चितता का सिद्धांत है, तो जनरली यही ऑप्शन मिलता है डेल x मल्टीप्लाई डेल p इक्वल या ग्रेटर h/4 के। लेकिन जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं आ जाए तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है। अब नीट के अंदर लास्ट ईयर ये ऑप्शन दिया हुआ था, हाइजेनबर्ग के अनुसार नीट में इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सत्य है। 4 इक्वेशंस दे रखी थी, जिनमें 3 इक्वेशन सही थी और एक इक्वेशन गलत थी। उनमें से ये वाली इक्वेशन सही थी कि डेल E मल्टीप्लाई डेल t किसके बराबर होता है या ग्रेटर होता है h/4 के। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। संवेग p बराबर m डेल v होता है। फिर आपको पता है त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो मैंने इस वेग की जगह a × t कर दिया। और आपको पता है मास × एक्सेलरेशन, द्रव्यमान × त्वरण, ये f होता है। और f को डेल x से किया जाए तो वर्क आ जाएगा या एनर्जी आ जाएगी, एक ही बात है। डेल E मल्टीप्लाई डेल t ग्रेटर या बराबर किसके है? h/4 के। इसीलिए इसका आंसर उपरोक्त दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन हाइजेनबर्ग पर कैसा बनता है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कई बार एग्जामिनर ने पूछा है। और देखें ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का तरीका नंबर 3 के अंदर देखें क्या पूछा गया। ये क्वेश्चन भी पूछने लायक है, नीट वगैरह प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है आरपीएससी वापस इस तरह के क्वेश्चंस को पूछे। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0 है, यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0 है, ये 0 है। स्थिति में अनिश्चितता 0 है, तो संवेग में अनिश्चितता क्या होगी? अभी मैंने आपसे कहा, ये क्या कहना चाह रहा है कि हाइजेनबर्ग ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ यथार्थता से ज्ञात नहीं कर सकते।
वो ये कहता है कि अगर स्थिति में त्रुटि शून्य है तो संवेग में त्रुटि अनिश्चित होगी। कहने का मतलब अगर आप स्थिति सही रूप से निकाल रहे हैं तो संवेग में त्रुटि आएगी, और संवेग अगर सही रूप से निकाल रहे हैं तो किस में त्रुटि आएगी, स्थिति में। आप दोनों को एक साथ एक्यूरेसी से क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में यही पूछागा, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता शून्य है तो संवेग में अनिश्चितता क्या होगी, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अगर अनिश्चितता शून्य है तो संवेग में अनिश्चितता क्या होगी, तो अब आपको पता है अगर ये 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि इस समय संवेग में अनिश्चितता क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इस पर, या क्वेश्चन नंबर 3 जो इस पर बनता है वो फाइनली न्यूमेरिकल बेस बनता है। इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आता है, और वो फॉर्मूले के ऊपर देखें क्वेश्चन किस प्रकार आता है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेग दे रखा है और उसके अंदर यथार्थता बता रखी है कि इसके अंदर इतने % एक्यूरेसी है, और आपसे पूछ रहा है कि संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करें। अब हाइजेनबर्ग के अनुसार डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी, न्यूमेरिकल करते समय आप इसको बराबर कर लें h/4π के। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है स्थिति में अनिश्चितता, हमसे डेल एक्स पूछी गई है, बराबर h/4π। संवेग को लिखा जा सकता है m डेल वी। यहां मुझसे पूछा जा रहा है स्थिति में त्रुटि ज्ञात करें। इसका मतलब अगर स्थिति में त्रुटि है तो यहां मुझे एक्यूरेट संवेग लिखना पड़ेगा। वो ये कह रहा है कि स्थिति में अनिश्चितता है, स्थिति में त्रुटि है, और हाइजेनबर्ग ये कहता है कि यदि आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, इसका मतलब यहां पर यह कहना चाह रहा है कि आपको स्थिति में त्रुटि ज्ञात करनी है। अगर मुझे स्थिति में अनिश्चितता या स्थिति में त्रुटि ज्ञात करनी है तो इस समय जो संवेग है वो मुझे एक्यूरेट लेना पड़ेगा। कहने का मतलब मुझे ये कह रहा है कि जो वेग है उसके अंदर इतने % एक्यूरेसी है, तो यहां जो वेग मुझे लगाना पड़ेगा वो एक्यूरेसी वाला वेग लगाना पड़ेगा। तो जो मेरे पास वेग की वैल्यू है वो कितनी है, 3 × 10⁴, और उसमें एक्यूरेसी कितनी % है, 0.011%, 0.011%। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁻² × 0.011। अब आप इस फॉर्मूले बेसिस पे लगाएं। अब देखें यहां पर वैल्यूज को देखें, मुझे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है, वेलोसिटी सेंटीमीटर/सेकंड में दे रखी है, ये सीजीएस पद्धति में है, ये सीजीएस पद्धति में है, पाई 3.14 होता है। h का मान भी मुझे कौन सी पद्धति में रखना पड़ेगा, सीजीएस पद्धति में। h का मान सीजीएस पद्धति में मैं आपको बता चुका, 6.6 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड अपॉन 4, पाई की वैल्यू 3.14 m। क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बाकायदा दिया हुआ है 9.1 × 10⁻28 ग्राम, और वेग में त्रुटि या वेग में एक्यूरेसी 3 × 10⁻² × 0.01। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा ऐसा करने पर, जो स्थिति में जो भी त्रुटि आएगी वो किसके अंदर आ जाएगी, सेंटीमीटर में। आज के लिए क्लास यहां तक। आगे अगली क्लास के अंदर मैं कल आपको बात करूंगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की, कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण पर एग्जामिनर किस किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं, आज हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत की मैंने बात की है। हाइजेनबर्ग ये कहता है इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों को आप एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति होती है। इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी इक्वल या ग्रेटर h/4π पर आपको 2-3 फॉर्मूले दे रखे होंगे, और आपसे पूछेगा हाइजेनबर्ग के अनुसार हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी ग्रेटर या बराबर h/4π के। दूसरे नंबर पर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि मैंने अभी भी बताया डेल एक्स और डेल पी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। वो कहेगा स्थिति में त्रुटि 0 है तो संवेग में त्रुटि बताएं, अनंत होगी, और संवेग में अगर अनिश्चितता 0 है तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। और तीसरे तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपसे क्या करेगा, सारी वैल्यूज दे रखी होंगी और आपको फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट पुट करना पड़ेगा। ध्यान रखें, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर वेग की एक्यूरेसी दे रखी है तो आपको एक्यूरेट वेग यहां फॉर्मूले के अंदर लगाना पड़ेगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा। आज के लिए इतना, और कल हम बात करेंगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण की। थोड़े ही दिनों बाद मैं रीट की जनरल साइंस की क्लासेस भी डालूंगा, कि रीट के अंदर जो साइंस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।